बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग एक और बर्निंग इशू के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। गिलगित बल्तिस्तान के वैसे जब हम बात करते हैं मसाइल की, तो मसाइल जितने बुलंद हैं वसाइल की भी कमी नहीं है। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जिस तरह से सवालात बुलंद हो रहे हैं, मौजूदा हुकूमत अपना मुंह छुपाने में और जो पॉलिसीज हैं उनकी उनकी वजाहत करने में मसरूफ नजर आते हैं। खैर, ग्राउंड रियलिटीज तो जो भी हुकूमत बात कर रही है, दलील दे रही है, उससे मुताबिकत नहीं रखती है। लेकिन नाज़रीन, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू इस वक्त है वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में कौम परस्तों की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसके बैक पे जो वजाहत इस वक्त हुकूमत दे रही है, समझ से बालातर है। यही हुकूमतों के नुमाइंदे जब हुकूमत में होते हैं, इक़्तिदार में होते हैं, तो इनको कौम परस्त गलत नजर आते हैं, इलाके के लिए गद्दार नजर आते हैं और एंटी स्टेट रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही सो कॉल्ड नुमाइंदे जो कि इस वक्त असेंबली में है नाज़रीन, जब ये अपोजिशन का किरदार अदा करने जाते हैं तो ये कौम परस्तों के, आवाम के और वहां के मसाइल को उजागर करने के हवाले से सबसे आगे बैठे नजर आते हैं और कौम परस्तों के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के जो गरीब आवाम हैं उनके हकूक के अलमबरदार बनते नजर आते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त असेंबली का जो हालिया इजलास हुआ है, उस सेशन में बैठे हुए हमारे असेंबली मेंबरान ने दिया है। नाज़रीन, सबसे पहले खैर मुख्तसरन जिक्र करती चलूंगी क्योंकि आगे एक ऑलरेडी प्रोग्राम है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के टैलेंट के ऊपर है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम इसी मौजू को रिकंटिन्यू करते हैं। काजिम मीसम साहब, नाज़रीन, मैं सिर्फ अभी जो कौम परस्तों के मसाइल चल रहे हैं और उसमें जो कौम परस्तों के हवाले से काजिम मीसम साहब उनके हमायती बनने का जो ऐलान कर रहे हैं, उनके हकूक के अलमबरदार बनने की जो एक एक्टिंग कर रहे हैं और उनके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो कि एक ड्रामा रचा रहे हैं, उसके ऊपर बात करना चाहूंगी काजिम मीसम साहब से। नाज़रीन, आप सियासत ना सीखें, आप उनसे ये सीखें कि मुनाफिकत कैसे की जाती है। आप उनसे ये सीखें कि अवाम को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है जब आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं और जब आप एक अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करते हैं। काजिम मीसम साहब से आप ये सीखें कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर आपका क्या बयानिया होना चाहिए, चाहे वो अवाम के फेवर में ना जा रहे हों और वो हुकूमत और हुकूमत को चलाने वाले लोगों की तरफ से डिक्टेशन ही क्यों ना हो, वो बयानिया अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए कैसे तब्दील करते हैं, ये काम आप काजिम मीसम साहब से सीख लें। नाज़रीन, आप लोगों को याद होगा, बल्कि एक क्लिप है, इसको आप सुन लीजिए पहले। जिसको मुझे पता है कि दोबारा कई लोग हाईजैक करेंगे और इसको मैंने हमेशा कहा ना कि हमारी तरफ दो तबाहियां, एक है जाली फिरका परस्ती और एक जाली कौम परस्ती। ये दोनों अगर हमारे से हट जाएंगे ना तो जीबी ने उस वक्त, आप ये याद रखिएगा कि जीबी अनस्टॉपेबल होगा, जीबी बहुत आगे जाएगा। जो ही आप कोई अच्छी पॉलिसी ला के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो या तो कौम परस्ती का तड़का लग जाता है। ये क्लिप नाज़रीन आप लोगों ने देख लिया। साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, कौम परस्तों के हवाले से क्या फरमा रहे हैं। साथ ही तशरीफ फरमा है काजिम मीसम साहब, उनकी जुबान पे ताले लग गए थे उस वक्त, उनकी जुबान सीधी गई थी उस वक्त जब कौम परस्तों के खिलाफ खालिद खुर्शीद साहब फरमा रहे थे, इरशाद फरमा रहे थे। बल्कि उस वक्त कौम परस्तों के हकूक के हवाले से काजिम मीसम साहब ने कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हुकूमत की हमायती थे, वजारत मिली हुई थी, असेंबली में कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे और कारकर्दगी भले ही सिफर हो, लेकिन हुकूमती कैबिनेट के साथ होना फखरिया, हमारे नुमाइंदों के लिए ये बड़ा फखरिया एजाज की बात है। कौम परस्तों के हवाले से क्या आगे का लाए अमल तय करना है, उस वक्त खालिद खुर्शीद साहब बतौर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान फरमा रहे हैं, काजिम मीसम साहब चुप्पी का रोजा रखे बैठे हुए हैं। आज असेंबली सेशन में वो क्या कह रहे हैं कि कौम परस्त जो कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की असल नुमाइंदगी करते हैं, हकीकी नुमाइंदगी करने वाले लोगों में इनका शुमार होता है, इनकी गिरफ्तारी करना ये कहाँ का जवाज है और ये हुकूमत इस वक्त कर क्या रही है उनको खुद नहीं समझ। तो ये जो मुनाफिकत है काजिम मीसम साहब कि जब आप हुकूमती नुमाइंदा होते हैं, हुकूमती कैबिनेट में शामिल होते हैं, तब का आपका बिहेवियर, तब का आपका बयानिया, तब की आपकी मुनाफिकत तब्दील
और जैसे ही आप हुकूमती कैबिनेट से हट जाते हैं, अपोजिशन के कुर्सी पर तशरीफ फरमाते हैं, तब आपका बयानिया चेंज, आवाम को बेवकूफ बनाने के हवाले से आपके अल्फाज, आपके जुमले तब्दील, ये कैसी सियासत है? ये सियासत नहीं है, ये तो मुनाफिकत है। और हमारे सियासतदानों को, जो कि चंद कुछ बचे हैं, उनको आपसे ये मुनाफिकत तो सीख लेनी चाहिए। नाज़रीन, आगे हम बढ़ते हैं। शम्स लोन साहब भी तशरीफ फरमा है, आप लोगों ने देखा, चुप बैठे हैं, कोई मसला नहीं है इनको। खालिद खुर्शीद साहब जिस तरह से यहाँ पर कौम परस्तों को उनका एक नक्शा खींच रहे हैं कि ये इलाके के लिए कितना खतरा है, और इनकी सोच, इनका बिहेवियर, इनका जो लाए अमल है अवाम की नुमाइंदगी करने के हवाले से, अब ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए किस कदर खतरे की बात है। तब भी खामोश, और आज भी जब वो तशरीफ फरमाए तो उनकी जुबान खामोश है, कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात तब उठाते हैं, ये अपनी जुबान तब खोलते हैं जब इनकी अपनी कुर्सी के ऊपर कोई ना कोई आंच आने को तैयार हो। ताले लगे हुए हैं इनकी जुबान पे, ये तब ओपन करते हैं जब इनके अपने जाती मुफादात के ऊपर कोई खतरात मंडला रहे हों। इसके अलावा आवाम से इनको कोई लेना देना नहीं है। कौम परस्त हो, वहां पर जो अवामी लीडर्स हों, और जो अवाम के दरमियान में जाके बैठते हैं, नाजरीन, अवाम को उनके चेहरे, उनके बिहेवियर, और ये जो सियासत के नाम पे मुनाफिकत करते हैं, इनका पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीक है। इन्होंने वोट मांगने के लिए आपके ही दर पे आना है, और उस वक्त कहेंगे हमने आपकी नुमाइंदगी की, लेकिन अपना अगला पिछला जितना भी उनका कारनामा सर अंजाम उन्होंने दिया होता है, जिस तरह से कासिम मिसम साहब भूल जाते हैं, इनको याद ही नहीं रहता कि इन्होंने उस वक्त क्या बात कही थी और इन्होंने आज क्या बात कही है। साथ ही नाज़रीन, इसी असेंबली फ्लोर के ऊपर शहजाद आगा साहब, जो कि कौम परस्त रहनुमा कह लें, यही टैग, यही उन्होंने एक कार्ड प्ले करके असेंबली के अंदर मौजूद है इस वक्त, और इनको अब जो कौम परस्तों के ऊपर ज्यादती की जा रही है, उससे इनको कोई तकलीफ उस तरह से नहीं है। अगर तो तकलीफ है तो असेंबली सेशन में फ्लोर पे खड़े हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत में मौजूद है, देते डंडा, बोलते हैं अपनी जमात के खिलाफ ये पॉलिसी गलत है, अगरचा अपनी जमात में इस चीज को उजागर करना चाहिए था, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर ये कुछ बोलेंगे, जहां पीछे से डिक्टेशन आ रही है, जो डंडा पड़ रहा है ना, वो सबसे पहले इनके जो कुर्सी है उसकी पिलर्स हैं, या जो 4 टुकड़े लगाए हैं उसको तोड़ देंगे। फिर ना कुर्सी रहेगी, ना ओहदा रहेगा, और ना ही ये मिनिस्ट्री का टैग रहेगा। फिर कैसे ये मामलात को देखेंगे? तो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज तो ये नहीं कर सकेंगे। इसीलिए खामोश रहना बेहतर है, चुप्पी का रोजा रखना बेहतर है। खैर, जब अगली दफा ऑपोजिशन में बैठेंगे तो फिर इस पूरे अमल की अगेंस्ट भी बोल लेंगे, जैसे कि शम्स लोन साहब तब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हुकूमत के साथ थे, ये तमाम तर पॉलिसी जब बनाई जा रही थी, इसके ऊपर बात हो रही थी, इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेनी थी, तब भी वो इस कारस्तानियां हुई हैं, उसमें शामिल थे, आज भी बराबर के शरीक हैं। ये चीजें भूल जाते हैं, आईना दिखाओ तो इनको बुरा लग जाता है, और कहते ये हैं, गिला ये करते हैं, शिकवा ये करते हैं, आईना कैसे दिखाया हमें? भाई, जब आप आवाम के दरमियान में झंडा लहराते हैं कि हम आवामी नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको आईना दिखाना तो बनता है। जब आईना दिखाएं तो फिर ये शिकवा शिकायत ना कीजिए। असेंबली फ्लोर एक बहुत बड़ा फ्लोर है, जहां पर आपको आपके आवाम की नुमाइंदगी करना होती है। वहां तो आप लोग खामोश रहते हैं, वहां आप सियासत के बजाय मुनाफिकत का अमल जो है वो उसका मुजाहिरा करते हैं। नाज़रीन, नवाज खान नाजी साहब ने इसी हवाले से बड़ा क्लियरली बता दिया कि कौम परस्त कौन होते हैं, कौम परस्ती क्या होती है, गिलगित बल्तिस्तान का एक्चुअल स्टेटस है क्या। अब ये बात भी यहाँ रखना जरूरी है कि नवाज खान नाजी को गिलगित बल्तिस्तान में एक लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं, साथ ही एंटी स्टेट के हवाले से भी उनका नाम सरफहरिस्त आता है, और बगावत करना, अपने ही लोगों को उकसाना, इस हवाले से भी खैर उनके नाम के आगे टैग्स काफी हद तक लगाए जा चुके हैं। लेकिन जब असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो बाकी हमारे तमाम तर सियासी पहलू को उजागर करते हैं अवामी नुमाइंदा बनकर, तो उनको भी थोड़ी सी शर्म हया आनी चाहिए कि आज जो बात कर रहे हैं कल उसी बात के ऊपर भी स्टैंड लेना जरूरी होता है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आज का जो नाज़रीन असेंबली सेशन था, वो इसलिए था कि पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। जंगी मामलात में जंगी माहौल जो क्रिएट हुआ था, उसमें अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह से कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान में भी ये जो असेंबली सेशन था, ये इसीलिए किया गया ताकि अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया जाए,
اور جو شہدا ہے ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. لیکن ہمارے سیاست دان ہے نا ناظرین، اسمبلی فلور پہ تو سیاسی لوگ موجود ہیں جن کو سمجھ نہیں لگتی ہے کہ کیا بات کب اور کہاں کرنی ہے. انہی میں سعدیہ دانش صاحبہ بھی تشریف فرما تھی. آج جو سیشن تھا اس کے اپوزٹلی جا کے وہ یہ فرما رہی ہیں کہ جنگ جیتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی وجہ سے. جو حکمت عملی جس طرح سے عمل میں لائی گئی تھی، بھٹو صاحب کی کوششیں تھیں، بھٹو صاحب کے اقدامات تھے، بھٹو صاحب کی اسٹریٹجیز تھی، اسی کے اوپر آج ہم نے وہ پرانی کتاب کھول کے اور اس میں سے ہم نے اپنے ٹیکنیکس نکال لی ہے. آپ نے آج بات کرنی تھی فوج کے حوالے سے کہ فوج نے کیسے حکمت عملی کو اپنایا اور کس طرح سے دشمن کو دن میں تارے دکھوا دیے. آپ نے اس چیز کے اوپر ان کے شکر گزار یوم تشکر ناظرین منا رہے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنی پارٹی کے گلے میں تمام تر کامیابیوں کے ہار پہنائے جا رہے ہیں. چلیں سارے سہرے آپ پیپلز پارٹی کے ماتھے پہ سجا لیں، لیکن جو کام افواج پاکستان نے کر دکھایا ہے، مسلح افواج نے جس طرح سے اپنی کوششیں جدوجہد کو ایک کامیابی کا رنگ دیا ہے، آپ چاہیں اپنی پارٹی کے جتنے مزید قصیدے پڑھتی رہیں اور پوری کتاب اس کے اوپر پورے سیشن میں لکھنے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. خدا را سوچ تو لیا کریں کہ کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے. شہداؤں کے حوالے سے آپ نے اچھا جو شہید ہوئے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا آپ کی جماعت نے شہدا کے گھرانوں میں کوئی فنڈ دیا، کوئی ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی؟ فیڈرل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صدر مملکت نے کیا کوششیں کی ہمارے سامنے ہے، بلاول بھٹو نے کس طرح سے نمائندگی کی ہمارے سامنے ہے. لیکن یہاں پر بات ہے قومی یکجہتی کی. یہ جنگ اگر پاکستان جیتا ہے تو جس طرح سے عسکری قیادت نے اپنا ایک باوقار انداز میں اپنی پرفارمنس دی ہے، ساتھ ہی ہماری سیاسی طور پر ہم استحکام بھی لانے میں اس وقت کامیاب ہوئے تھے. تو یہ تمام تر سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں تو بھارت کو منہ توڑ جواب ملا ہے. صرف پیپلز پارٹی نے اپنا جھنڈا لہرا کے اپنا تیر مار کے جنگ نہیں جتوایا. تو خدا را جب اس طرح کے سویل لیول پہ جب معاملات جاتے ہیں، چونکہ یہ کوریج سو آبویس کہ بھارت بھی اس چیز کو مانیٹر کر رہا ہے. ہم نہیں کہتے کہ آپ بھارت کو نازیبا الفاظ پکاریں اور وہاں کے سیاسی جو لیڈران قیادت ہے آپ ان کو بلا برا بولیں، لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اپنی پارٹی کے سر پہ تمام تر سہرے سجا دیں اور ان کی گلے میں تمام تر کامیابیوں کے جو ہار ہے وہ پہنا دیں. تو سوچیں کہ جب یہ اسمبلی کا جو سیشن تھا اس میں آپ لوگوں کی کیسی نمائندگی رہی. ناظرین یہاں پر جمیل احمد صاحب اس وقت اسمبلی ممبر ہیں، غلطی سے وہ بیٹھ گئے وزیر اعلیٰ صاحب کی کرسی پہ، تو کیا ہو گیا پورے سوشل میڈیا پہ اب اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، سوٹ کر رہا ہوگا ان کو شاید، تو وہ بیٹھ گئے. تو کچھ چیزیں تھوڑا سا لائٹلی لے کے چلیں. اور جمیل صاحب ویسے بھی ایک قابل شخص ہیں اور جس طرح سے انہوں نے اپنی اس سیٹ کو واپس حاصل کیا ہے، قریب ہی ان کی ایک اپنی کامیابی تو رہی ہے، ان سے لاکھ اختلافات کیے جا سکتے ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے، ان کی پارٹی کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے، اور جو اس وقت موجودہ ان کی کابینہ ایک طرح سے بیٹھی ہوئی ہے. تو اگر وہ غلطی سے سی ایم صاحب کی کرسی پر بیٹھ گئے تو سی ایم صاحب کو بھی ایک فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور میں کہوں کہ اچھے لگ رہے تھے کیونکہ میں وہ سارا میری ٹیم جب مجھے پرووائڈ کر رہی تھی تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈسکس. ہو سکتا ہے کہ چونکہ کافی عرصہ ہو گیا وہ اسمبلی فلور سے تھوڑا سا پیچھے تھے، جب وہ آئیں تو شاید ان کو سمجھ نہیں لگی کہ میری کرسی کہاں ہے، کہاں بیٹھا ہے، تو وہ غلط فہمی میں بیٹھ گئے ہوں گے. اب جب بیٹھ گئے بندہ تو ان کو اٹھانا نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہی وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بیٹھے ہوں، پھر وہ بھی پوچھیں گے کہ بھئی اب یہ اس کرسی پہ میں اس لیے بیٹھا تھا. پھر جو سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈاز کر رہے ہیں کیا جواب دیں گے آپ لوگ. تو چلیں جی ناظرین، آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم نے بات کی. قوم پرست ہوں یا گلگت بلتستان کا عام شہری ہو، ان کی گرفتاری، ان کو تنگ کرنا یا ان پہ کسی بھی طرح سے حکومتی تمام تر معاملات مسلط کرنا غلط ہے اور سراسر غلط ہے. اس چیز کی بھرپور انداز میں مذمت کی جاتی ہے. حکومت سے بھی سوال ہے از اٹ کنڈیمنیبل اور ناٹ، کہ جب کل آپ کے اوپر اس طرح کے مشکلات آتی ہیں تو آپ کے لیے تو وہ قانون اور تمام تر معاملات بدل جاتے ہیں، اور جب آپ خود اس طرح کے ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو آپ کے لیے سب ٹھیک ہے. اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.